Hey guys, welcome back to my YouTube channel where we are discussing the mathematical tools for the physics जो necessary topic है क्लास 11th की फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। लास्ट टाइम इसमें हमने डिस्कस किया था algebraic identities और quadratic equation। और आज को मतलब हमने लास्ट टाइम अलजेब्रा का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, उसमें हमने algebraic identities और quadratic equations पढ़े थे। और आज का जो टॉपिक है वो हम अलजेब्रा ही डिस्कस कर रहे हैं। उसी के जो फर्दर टॉपिक्स रहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस जो लेक्चर है उसमें। तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो as I was saying that we are discussing here mathematical tools for physics। तो ये prerequisite है एक फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए, इन मैथमेटिकल टूल्स की जानकारी उसको होनी चाहिए ताकि जो फिजिकल एक्सप्रेशंस वो फिर फिजिक्स में फेस करेगा उनको वो अंडरस्टैंड कर पाए। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम पहले ही जो पहला जो हमने उठाया था वो था अलजेब्रा। जो पहली चीज़ हमने उठाई थी वो थी अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हमने क्या डिस्कस किया था? अलजेब्रा में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डिस्कस की थी। हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया था, हमने पास्कल्स ट्रायंगल को डिस्कस किया था और उसके साथ ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बाइनोमियल थ्योरम। तो आज हम अलजेब्रा में क्या समझेंगे? आज हम अलजेब्रा की जो सेक्शन है, उस अलजेब्रा के सेक्शन में हम बाइनोमियल थ्योरम को अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके बाद एक और टॉपिक रहता है, वो होता है ग्राफ्स ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशंस। वो भी अलजेब्रा में आता है और वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। बाद के जो आने वाले लेक्चर्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीटली डिवोट होगा टू बाइनोमियल थ्योरम। और आपको याद रखना है ये किस सेक्शन में आ रहा है? अलजेब्रा के सेक्शन में आ रहा है। इन चीज़ों की जानकारी आपको डेफिनिटली होनी चाहिए। आपको अगर आपको फ्यूचर में भी फिज़िक्स पढ़नी है या आपको क्लास 11th की फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए बाइनोमियल थ्योरम को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले जो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है उसको थोड़ा-सा हम सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है? पहले हमें पता होना चाहिए कि बाइनोमियल क्या है? बाइनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल तो हमें पता है, रफ वर्क यहाँ पर करेंगे कि पॉलिनोमियल तो हमें पता है, पॉलिनोमियल क्या होता है? पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होगा? तो एक एक्सप्रेशन या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होता है an plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus so on up to plus a1 x to the power 1 plus a naught, जहां पर an 0 के बराबर नहीं होता। जो इस तरीके का जो एक्सप्रेशन है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसको क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स आते हैं। पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे पॉलिनोमियल डिस्कस नहीं करना है, मुझे आपको समझाना है कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल होता है, लेकिन जिसमें 2 टर्म्स होती है, जिसमें ओनली 2 टर्म्स होती है। फिर आप कहेंगे कि ये टर्म्स क्या होंगी? जो ये होता है ना ये एक्सप्रेशन an x टू द पावर n, ये एक टर्म है। an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 ये दूसरी टर्म है। a1 x1 ये तीसरी टर्म है। a नॉट ये भी टर्म है। ये सभी वेरिएबल टर्म्स है क्योंकि इनमें x है और ये जो a नॉट है ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो ये भी पता चल गया कि जो टर्म्स है उनको कौन से ऑपरेटर सेपरेट करते हैं। टर्म्स को सेपरेट कर रहा है प्लस, प्लस या माइनस भी सेपरेट कर सकता है। तो ये भी पता चल गया कि टर्म क्या होती है। इसके बाद बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल इज ऐसा एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होगी। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं बाइनोमियल। तो अगर हमारे पास पॉलिनोमियल इस तरीके से an प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, तो 2 टर्म्स ही होंगी तो ये भी बाइनोमियल है। इस तरीके से भी लिख सकता है ax क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये भी बाइनोमियल है।
एक्सप्रेशंस एग्जांपल्स में दे रहा हूँ, 4x² प्लस सी या +2 लेंगे, ये भी बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होगी, उसी को कहते हैं बाइनोमियल। लेकिन जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में हम क्या हमारा एम क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम में? हमारा एम होता है बाइनोमियल को एक्सपैंड करना। बाइनोमियल को एक्सपैंड करना। बाइनोमियल को एक्सपैंड करना हमारा एम होता है बाइनोमियल थ्योरम में। तो पहले हम सीखेंगे कि हम कौन-सा बाइनोमियल इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ये पावर वाला बाइनोमियल इस्तेमाल करेंगे, तो जो एक्सपेंशन में जो पावर की जो चेंजेस आएगी, उसको मतलब उसको ट्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम कौन-सा बाइनोमियल लेते हैं, हम लेते हैं ये बाइनोमियल, a प्लस x वाला बाइनोमियल हम लेते हैं। a प्लस x वाला बाइनोमियल। तो एक्सपैंड कैसे करना है? इसी का जब हम पावर लेंगे n, इसको किस तरीके से हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, यही हमारा एम होता है बाइनोमियल थ्योरम में। आई होप कि इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि बाइनोमियल होता क्या है और बाइनोमियल थ्योरम में हमारा एम क्या होता है। बाइनोमियल थ्योरम में हमारा एम सिंपली क्या होता है? एक्सपेंशन लिखना। किसकी एक्सपेंशन लिखना? बाइनोमियल एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन लिखना। जो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो पावर है a टू द पावर रेज़्ड पावर n, इसी की एक्सपेंशन लिखना। ये हमारा एम होता है बाइनोमियल थ्योरम में। तो चलिए वापस आते हैं बोर्ड की तरफ। इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो तो वही मैंने लिखा है। बाइनोमियल थ्योरम हमको यहाँ पर स्टडी करनी है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम में हमें सिंपली बाइनोमियल की एक्सपेंशन करनी है। क्या करनी है? जो बाइनोमियल है, उसकी हमें एक्सपेंशन करनी है। और कौन से बाइनोमियल की? a प्लस x, ये बाइनोमियल है, इसी का जो पावर n है, इसी को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। वो किस तरीके से लिखेंगे? बेस्ड ऑन कि ये n क्या है? जो ये n है, साथ में आप याद रखिए, इस n को कहा जाता है पावर या इस n को इंडेक्स भी कहा जाता है। ये बेस्ड ऑन व्हाट इज दिस n? ये n क्या है? ये n पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? ये n पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? इस बेसिस पर बाइनोमियल थ्योरम के दो कैटेगरीज या दो स्टेटमेंट्स होते हैं, या बाइनोमियल थ्योरम दो हिस्सों में डिवाइड है। किस बेसिस पर? कि जो ये इंडेक्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो बाइनोमियल थ्योरम का एक स्टेटमेंट आएगा। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट आएगा। जो ये दोनों स्टेटमेंट्स होते हैं, ये इंटरलिंक्ड होते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं, लेकिन कन्वीनियंस के लिए क्या किया जाता है? कन्वीनियंस के लिए इनको सेपरेटली स्टडी किया जाता है। तो चलिए, पहला जो केस है वो क्या है? जिसमें जो ये n है, ये n होता है पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब है n होता है नेचुरल नंबर। वही मैंने लिखा है, n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। तो देखेंगे, अगर n एक नेचुरल नंबर है, मैं लिख रहा हूं n एक नेचुरल नंबर है, तो बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहती है? बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। मैं कह रहा था कि जो इस ये n है, इसको इंडेक्स भी कहते हैं। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है, लेकिन पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए, वो बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहती है? वो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, और ये आपको याद रखना है। लेकिन ये सिस्टमैटिक वे में आपको याद रखना है। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर इसमें जो टर्म्स है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले क्या आता है? x प्लस a जो बाइनोमियल है, रेज पावर n, जो हमारा एक्सप्रेशन, ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर nc0। क्या होता है? nc0 x टू द पावर n। जो पहला इंडेक्स है, उसको रेज्ड करना है टू द पावर n। दूसरा जो है टर्म, रेज्ड पावर करना है 0 से। क्लियर? nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0 प्लस लिखना है, फिर प्लस nc1। nc1 जो यहाँ पर 0 है, इसका एक स्टेप इंक्रीज करना, nc1 x रेज पावर n माइनस 1। जो n का जो हाईएस्ट पावर था, n मतलब x का जो हाईएस्ट पावर था n, इसको डिक्रीज करना है, n माइनस 1।
ए का जो लोवेस्ट पावर है, ए चूँकि लोवेस्ट पावर से स्टार्ट हो रहा है और एक्स हाईएस्ट पावर से स्टार्ट हो रहा है, तो हाईएस्ट पावर वाले का पावर डिक्रीज़ करना है n-1 और लोवेस्ट पावर वाले का इंक्रीज़ करना है। तो n का डिक्रीज़ हो जाएगा, n-1 आ जाएगा, जब हमने एक स्टेप इंक्रीज़ किया और a का होगा इंक्रीज़ बाय 1 स्टेप। तो ये तो आ गई इसकी सेकंड टर्म। तीसरी टर्म क्या है? यहाँ पर 0 से हमने 1 की तरफ जंप किया, पहले इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर 1 से करना है 2 की तरफ nc2 फिर आता है x रेज़ पावर n-2 x रेज़ पावर n-2 a पावर 2 a रेज़ पावर 2 इसी तरीके से बढ़ते हम क्या पहुँचेंगे NCR पर। किस पर पहुँचेंगे? NCR पर। R क्या है? R भी एक नेचुरल नंबर है, जो फिर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर आता है R से। R हो सकता है 4 भी, 5 भी, 6 भी मतलब कोई भी नंबर हो सकता है लेस देन n। तो NCR हम देखते हैं x रेज़ पावर n-1 n-r a रेज़ पावर r। तो ये क्या है? NCR x रेज़ पावर n-r a रेज़ पावर r। ये एक तरीके की जनरल टर्म है इस एक्सपेंशन की। इसको आगे बढ़ाते हम क्या करेंगे? NC n-1 तक पहुँच जाएँगे। फिर x का पावर आएगा 1 मतलब इसका पावर घट रहा था। फिर इवेंचुअली हम x की पावर 1 होगा और a का पावर n-1 आएगा और फिर NCn आएगा, x का पावर 0 आएगा और a का पावर आएगा n। तो ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जहाँ पर जो ये NCR है और ये R किसके बराबर है? ये R बराबर होगा, यहाँ पर ये R 0 के बराबर भी हो सकता है ताकि हमें ये मिले। ये R 1 के बराबर भी हो सकता है इसके लिए, ये R 2 के बराबर भी हो सकता है इसके लिए, सो ऑन अप टू ये n-1 भी हो सकता है इसके लिए और ये n भी हो सकता है इसके लिए। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्सपेंशन दरअसल क्या है। लेकिन अब हम इस एक्सपेंशन को समझेंगे कि ये एक्सपेंशन किस तरीके से हो रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम फिर से रफ कोड पर जाएँगे। तो एक्सपेंशन किस तरीके से है? तो एक्सपेंशन को हम लिखेंगे, फिर से हम इसी एक्सपेंशन को लिखेंगे। एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से x प्लस a टू द पावर n। यहाँ पर क्या है पहला? पहला है NC0 x रेज़ पावर n a रेज़ पावर 0। फिर है इसके बाद NC1 x रेज़ पावर n-1 फिर है a रेज़ पावर 1 प्लस इसी तरीके से NC2 x रेज़ पावर n-2 a रेज़ पावर 2 प्लस सो ऑन अप टू प्लस इसके बाद हम NCn तक पहुँचते हैं और यहाँ पर x रेज़ पावर 0 a रेज़ पावर n लिखते हैं। आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हो गया है कि एक्सपेंशन दरअसल किस तरीके का पैटर्न फॉलो करती है। किस तरीके का पैटर्न ये फॉलो करती है। लेकिन अब क्या करेंगे? इसमें हम फ्रीक्वेंटली किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हम कुछ नया सिंबल यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या है? वो है NC0 का सिंबल। इस तरीके से ये सिंबल भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ NC1 का सिंबल। इस तरीके से यहाँ पर मैं NC2 का सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं NCn का सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सिंबल दरअसल क्या है? ये सिंबल इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो एक्सपेंशन है वो समझ में आए। इन सिंबल को वन बाय वन डिस्कस करने से बेहतर क्या है? मैं डिस्कस करूंगा NCR को ही। जहाँ पर R या 0 के बराबर होगा तो ये भी डिस्कस हो जाएगा, 1 के बराबर होगा ये भी डिस्कस हो जाएगा, ये सभी डिस्कस हो जाएँगे अगर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए इसी को डिस्कस करते हैं। पहले हम इसका जो एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं। ये होता है बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब आप बोलेंगे कि r फैक्टोरियल क्या है? तो वो भी हम समझ लेते हैं r फैक्टोरियल क्या है। पहले हम फैक्टोरियल को ही समझेंगे। लेकिन इसका जो इंट्रिंसिक मीनिंग है NCR का वो भी हम समझेंगे कि दरअसल ये हमें फिज़िकली क्या दे रहा है और फिर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये यूज़ क्यों हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले ही हम फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर मैं क्या करूँगा? अगर मैं 1 को करूँगा इंटू 2 से
इसको मैं लिखता हूं एज 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 ऑब्वियसली। तो अगर मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखूंगा, इस इन तीन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है 3 फैक्टोरियल। मतलब 3 फैक्टोरियल तो दरअसल 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरीके से अगर मैं करूंगा 3 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इसको कहते हैं 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल तो कुछ नहीं होता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमें 1 से स्टार्ट होकर किसी नेचुरल नंबर तक ले जाना है। उस वक्त हम कहते हैं उस प्रोडक्ट को हम शॉर्ट में लिखते हैं एज वो जो जिस नंबर तक हमने इसको लिया है उसका फैक्टोरियल से। इसी तरीके से हम एक्सटेंड करेंगे, इसको ना लिखेंगे इसके आगे। हम सिंपली 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते बढ़ाते फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहे 8 फैक्टोरियल का वैल्यू जरा कैलकुलेट कीजिए, तो आप करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई होप कि जो ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर हो गया है। यहां पर आता है n फैक्टोरियल। n क्या होता है? n कोई नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका फैक्टोरियल हमने लिया है डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। r भी क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर n से n के या बराबर होता है या n से छोटा होता है, n के या बराबर होता है या n से छोटा होता है, लेकिन होता है पॉजिटिव इंटीजर ही। और यहाँ पर n माइनस आर है, ऑटोमेटिकली ये भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया है। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, जब हम n माइनस आर का जो वैल्यू यूज करते हैं, मैं कह रहा हूं r होता है लेस देन इक्वल टू n, लेकिन जिस केस में r n के बराबर होगा उसमें क्या आएगा? उसमें ऊपर तो ऊपर तो n फैक्टोरियल ही आएगा ऑब्वियसली, नीचे r के बजाय हम n लिख सकते हैं। इक्वालिटी केस में मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या आएगा? n माइनस n फैक्टोरियल आएगा। किस केस में? जहां पर r बराबर होता है n के, क्योंकि r या तो n से छोटा होगा या n के बराबर होगा। तो ये पॉइंट भी यहाँ से अराइज हो रहा है। हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल टाइम्स 0 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। अब आप कहेंगे कि 0 फैक्टोरियल को किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे? 0 फैक्टोरियल को बाय डेफिनेशन रखा गया है किसके बराबर? इसको भी आप यह समझिए, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इसको रखा गया है किसके बराबर? 0 फैक्टोरियल को रखा गया है 1 के बराबर। ये आपको याद रखना है। तो 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, और जो पॉजिटिव इंटीग्रल्स के जो फैक्टोरियल्स है वो हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट से इवेल्युएट करते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो जो ये एनसीआर है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि एनसीआर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन अब हम समझेंगे कि ये एनसीआर आता कहाँ से है, इसका दरअसल मीनिंग है क्या, वो भी हम समझेंगे यहाँ पर कि एनसीआर होता क्या है। एनसीआर होता क्या? तो पहले हम कुछ इवेल्युएट करेंगे, एनसीआर से इवेल्युएट करेंगे ताकि कुछ आइडिया मिल जाए। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम NC0 को इवेल्युएट करेंगे। तो NC0 को इवेल्युएट करेंगे या NC0 को छोड़कर स्टिल यहाँ पर एक और हम 4C0 को इवेल्युएट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 0 आता है यहाँ पर, या इस तरीके से लिखेंगे 4 माइनस 0 फैक्टोरियल।
तो किसके बराबर आता है 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होगा 1 के बराबर, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर, ये 1 के बराबर होता है 4c0। ओके, 4c1 को हम इवैल्यूएट करेंगे, ये क्या आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल टाइम्स 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल टाइम्स किसके बराबर होता है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल जाएगा, ये होता है 4 के बराबर, ये होता है 4 के बराबर। इसके बाद 4c2 किसके बराबर आएगा, ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आएगा 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, किसके बराबर है 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 फैक्टोरियल है इंटू यहाँ से भी 2 फैक्टोरियल आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 4 इंटू 3 12 के बराबर होता है और नीचे 2 है तो ये 6 के बराबर आएगा। इन्हीं 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 कोएफिशिएंट को हम इवैल्यूएट करेंगे। 4 3 आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल टाइम्स आएगा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा और ये 4 के बराबर आएगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए 4c4 आएगा, ये होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ से 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल आएगा, तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर फैक्टोरियल है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, 0 फैक्टोरियल 4 4, ये 1 के बराबर आएगा। तो आप पहले नोटिस कीजिए ये दरअसल आ क्या रहा है, जो 4 फैक्टोरियल है ये मुझे दे रहा है 1, ये दे रहा है 4, ये दे रहा है 6, ये दे रहा है 4, ये नंबर्स आपको पता है, ये नंबर्स हमें पास्कल्स ट्रायंगल से भी मिले थे और यहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। 4c0 हम 5c को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से 8c, 8c1, 8c2, 8c3 को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका पावर हमें मिलेगा। लेकिन फिजिकली ये क्या देते हैं, उसको भी हम समझेंगे कि फिजिकली ये क्या होता है। फिजिकली ये क्या होता है, उसके लिए हम 4c से 3 को समझेंगे। 4c3 को हम समझेंगे कि 4c3 क्या होता है और इस c का मतलब क्या होता है। यूजुअली जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, वो करते हैं इसको प्रोनाउंस, वेट फॉर अ सेकेंड, वो उसको प्रोनाउंस करते हैं किस तरीके से। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, हम 4c3 को समझेंगे कि फिजिकली इसका क्या मतलब होता है, इसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके लिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे इस चीज को समझने के लिए। इन टोटलिटी हमें कितने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। क्या करना है, 4 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए। इसी तरीके से मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी। इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सी। इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डी। ओके, इनको हम डिफरेंट कलर स्कीम्स देंगे ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए एक दूसरे से। इसको हम ये कलर देंगे, इसको हम ये कलर देंगे, उसका तो पता ही है कि कौन सा कलर है। ओके, ए, बी, सी और उसका तो डी है। तो ये डिफरेंट कलर स्कीम्स है। तो हमारे पास इन टोटलिटी कितने ऑब्जेक्ट्स है, 4 ऑब्जेक्ट्स है। इन 4 ऑब्जेक्ट्स में हम 3 ऑब्जेक्ट्स को करेंगे सिलेक्ट या चूज करेंगे हम 3 ऑब्जेक्ट्स को। कितने ऑब्जेक्ट्स को चूज करेंगे, 3 ऑब्जेक्ट्स को चूज करेंगे।
अब वो चॉइस क्या होगी वही हम देखेंगे। तो पहली चॉइस क्या होगी? तो ये थे ऑब्जेक्ट्स। अब हमें कितने ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है? 3 ऑब्जेक्ट, जो ये नीचे 3 है, इतने ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है। तो चलिए पहले हम कौन सा ऑब्जेक्ट चूज करेंगे? हम ए वाला ऑब्जेक्ट चूज करेंगे। ओके, फिर हम बी वाला ऑब्जेक्ट चूज करेंगे। ओके, फिर हम सी वाला ऑब्जेक्ट चूज करेंगे। तो ये आ गई पहली चॉइस। ये क्या आ गई? पहली चॉइस। अब हम दूसरी चॉइस भी ले सकते थे। दूसरी चॉइस में हम पहले ए को सिलेक्ट करते, उसके बाद क्या करते? उसके बाद हम बी को सिलेक्ट करते, उसके बाद हम सी के बजाय डी को सिलेक्ट करते। डी, तो ये तो दूसरी चॉइस आ रही है। तीसरी चॉइस भी आ सकती थी। तीसरी चॉइस भी आ सकती थी। तीसरी चॉइस भी आ सकती थी। वो कौन सी चॉइस है? हम पहले ए को सिलेक्ट करते। करते हम ए को सिलेक्ट, फिर क्या करते? फिर करते हम सी को सिलेक्ट, फिर करते हम किसको सिलेक्ट? सी को करते हम सिलेक्ट। तो सी को किया सिलेक्ट, उसके बाद हम करते डी को सिलेक्ट। तो ये एक और चॉइस बन रही है, तीसरी। इसके बाद एक और चॉइस हम करते पहले बी को सिलेक्ट, चूज। इसके बाद हम करते सी को चूज, सी को चूज, उसके बाद हम करते डी को चूज। तो ये 4। इन 4 के अलावा इनमें कोई भी और सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन का जब मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पोजीशन जो है, पोजीशन किस पोजीशन पर ये सिलेक्ट हुए हैं वो इममेटीरियल है। इममेटीरियल का मतलब है पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पोजीशन पर आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। आप ए को पहले, फॉर एग्जाम्पल, मैं ए बी सी को इस तरीके से सिलेक्ट करता, ए बी सी जो है, मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा ए सी बी, लेकिन ये सिलेक्शन सेम है। ये सिलेक्शन सेम है, ये ग्रुप एक ही बनेगा। इसी तरीके से मैं इसको सी ए बी की तरह भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन ये सेम है जो इसी में आ रहा है। तो यहां पर दरअसल क्या है, जब कभी, तो यहाँ पर कितने ग्रुप्स बन रहे हैं? यहाँ पर 4 बन रहे हैं, 4 सिलेक्शंस मुझे आ रही है, लेकिन 4C3 का वैल्यू भी 4 ही है। तो दरअसल जो ये सिंबल है 4C3, ये मुझे बता रहा है कि कितने ग्रुप्स, कितनी कॉम्बिनेशंस या कितने सिलेक्शंस आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से पैदा कर सकते हो अगर आप गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हम 4 ऑब्जेक्ट्स को एट अ टाइम 3 हम सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें हम 4 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। कॉम्बिनेशंस प्रॉपर वर्ड होता है, 4 कॉम्बिनेशंस। क्या क्या? ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी। इसी तरीके से तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है 22 प्लेयर्स की टीम, 22 प्लेयर्स की टीम। इसमें कप्तान वाइस कप्तान फिक्स्ड है, कप्तान वाइस कप्तान फिक्स्ड है, कप्तान वाइस कप्तान फिक्स्ड है, सी और वी सी इसमें फिक्स्ड है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिजिकल एग्जाम्पल। तो बचे कितने? बचे 20 प्लेयर्स, बचे कितने? 20 प्लेयर्स। और जगह कितनी खाली है टीम में? पहली 2 जगह तो फिलअप है, जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस है वो फिलअप है, यहाँ पर कप्तान है, यहाँ पर वीसी है। जो बाकी की जगह है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10 और जो 11 जो पोजीशन है, 11th पोजीशन है, ये पोजीशंस खाली है। लेकिन कैंडिडेट्स कितने हैं? 20 कैंडिडेट्स हैं। तो हम, तो कोई हमसे कहेगा कि कितने टीम्स बनेंगे?
20 कैंडिडेट से आप कितनी टीम्स बनाएँगे? कप्तान, वाइस कप्तान फिक्स्ड है। तो आप सिंपली क्या बताएँगे यहाँ बताएँगे 20 टीम्स में से हम कितने टीम्स बना सकते हैं? हम लिखेंगे 20 सी कितने सिलेक्ट करने हैं? 9 तो 20 सी 9 20 सी 9 इसका आंसर होगा। अब ये 20 सी 9 क्या है? 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल टाइम्स 20 माइनस 9 फैक्टोरियल। अगर आप इस नंबर को इवैल्यूएट करेंगे, इतने नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। आप टीम्स में क्या देख रहे हो कि पोजीशन मैटर नहीं करती। हम प्लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, टीम वही बन रही है वहाँ पर। तो इसी वजह से जो एनसी होता है आर, ये हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस देता है और कॉम्बिनेशंस में किस पोजीशन पर कोई मेंबर सिलेक्ट हुआ है, ये मैटर नहीं करता। तो ऑर्डर इमैटेरियल होता है, किस ऑर्डर में आप चीज़ों को ले रहे हैं। आई होप कि जो एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा और जो बाइनोमियल किस तरीके से इसको इवैल्यूएट करते हैं वो भी क्लियर हुआ होगा और जो फैक्टोरियल का जो नोटेशन है वो भी क्लियर हुई होगी। हम बोर्ड की तरफ वापस आते हैं। इसके बाद आपको इसको अंडरस्टैंड करने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि x प्लस ए टू द पावर n होता है बराबर nc0 x टू द पावर n a टू द पावर 0 याद रखना है plus nc1 x to the power n minus 1 a to the power 1 plus nc2 x to the power n minus 2 a to the power plus so on up to ncr x to the power n minus r a to the power r plus so on up to plus ncn minus 1 x to the power 1 a to the power n minus 1 plus ncn x to the power 0 a to the power n। तो ये इसका रिजल्ट है और जो ये जनरल फॉर्मूला है एनसीआर की ये आपको याद रखनी है। तो ये होता है स्टेटमेंट किसका? बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इसमें हम एक एग्जांपल अब करेंगे ताकि जो एक कंसेप्ट है ये अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में मतलब बैठ जाए। तो कौन सा हम लेंगे? हम लेंगे, हमें एक्सपैंड करना है, कोई हमें बोल रहा है आप एक्सपैंड कीजिए ए प्लस बी को आप एक्सपैंड कीजिए। लेकिन फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर मैंने तो आपको दिखाया फोर्थ पावर कैसे करते हैं, फिफ्थ पावर बाय पास्कल्स ट्रायंगल वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। से कोई हमें बोलेगा सिक्स पावर वाला इवैल्यूएट करके दीजिए ताकि कैलकुलेशंस इजी रहे, मैं सिक्स पावर वाला इवैल्यूएट। तो बाइनोमियल थ्योरम से आप कहेंगे ये होगा बराबर 6z0 a टू द पावर 6 b टू द पावर 0 प्लस 6c1 a टू द पावर 5 क्योंकि पावर कम हो रहा है b टू द पावर 1 6c2 a to the power 4 b to the power 2 plus 6c3 a to the power 3 b to the power 3 plus 6c4 a to the power 2 plus b to the power 4 plus 645 a to the power 1 plus b to the power 5 plus 6 a to the power b to the power 6। ऑब्वियसली ये क्लियर है। अब हमें जो ये कोएफिशिएंट्स है इनको इवैल्यूएट करना है। हम मैन्युअली भी इवैल्यूएट कर सकते हैं अगर हमें पता होगा। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? 6c0 0 का मतलब होता है कोई सिलेक्शन नहीं करनी है, कोई सिलेक्शन नहीं करनी है। जब हम कोई सिलेक्शन नहीं करेंगे वो भी खुद में ही एक सिलेक्शन होती है तो इसका नंबर 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। मीन्स कोई भी ग्रुप ना बने, वो भी एक मतलब ग्रुप हमारा एम्प्टी रहेगा, वो भी एक तरीके की एक सिलेक्शन होती है। मतलब हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया है। आपको लगेगा ये कंफ्यूजिंग है लेकिन ये मतलब इंक्लूडेड होता है कि किसी जीरो में आपको क्या करना है, आपको कोई सिलेक्ट नहीं करना है तो वहां पर वो खाली जगह रहती है। मैथमेटिशियंस उस खाली जगह को भी मानते हैं कि ये क्या होता है, ये भी एक सिलेक्शन है जिसमें कोई दरअसल सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो इस वो कितने नंबर्स होंगे? वो एक ही होगा तो 6c01 होता है a टू द पावर 6 और b रेज पावर नॉट होता है बराबर 0 के 1 की। तो वो हम नहीं लिखेंगे। 6 6c1 तो 6 ऑब्जेक्ट्स में हमें एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और हमें देखना है कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे या कितनी सिलेक्शंस होंगी। या तो हम ए को सिलेक्ट करेंगे तो ए कॉम्बिनेशन, या तो बी को सिलेक्ट करेंगे या सी को सिलेक्ट करेंगे या डी को, या हम ई को या एफ को सिलेक्ट करेंगे। मींस ईच इन 6 ऑब्जेक्ट्स को में हमें एक सिलेक्ट करना है। तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? पहले कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही होगा, ए होगा, या तो फिर सेकंड में बी होगा, सी होगा।
तो इन टोटलिटी हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस आ रही है। 6 5 B1 प्लस अब हमें 2 सिलेक्ट करने हैं, 2-2 6 ऑब्जेक्ट्स में हमें 2-2 सिलेक्ट करने हैं। कितने आएँगे? तो सिंपली पहला जो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट में ए आ सकता है, दूसरे में बी आएगा, ए, सी। इसको थोड़ा इवैल्यूएट करना इस तरीके से डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो सिंपली फ़ॉर्मूला की तरफ हम बढ़ते हैं कि 6 फैक्टोरियल किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे हम? 6C2 किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे हम? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। जो 6 फैक्टोरियल है, ये होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 होता है। 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है, 4 फैक्टोरियल हम लिखेंगे। 4 फैक्टोरियल कैंसल होगा, 2 वन्स आर, 2 थ्रीज़ आर और ये आएगा 15। तो ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है 15, लेकिन 15 हमारे पास नहीं आना चाहिए। 2 रेज़ पावर 2 तो ये तो ऑब्वियसली ठीक ही है। मैं कर रहा था, ये आ रहा है 15। 15 a to the power तो क्या कहेंगे 62 6 फैक्टोरियल क्लियर 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 into 5 30 ये 15 ही आ रहा है 15 इसके बाद बारी आएगी 4 की बी स्क्वायर की प्लस इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट में क्या आएगा नेक्स्ट में क्या आएगा तो इवैल्यूएट करना है 6C3 आएगा 6C3 मतलब हमें 6 ऑब्जेक्ट्स में 3 एट अ टाइम सेलेक्ट करने कितनी कॉम्बिनेशंस बनेंगी कॉम्बिनेशन बनेंगे 6C3 इस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे हम 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यहाँ से भी 3 फैक्टोरियल आएगा 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यहाँ पर हम 3 फैक्टोरियल यहाँ से भी 3 फैक्ट इसको हम कट करेंगे और इन इवेंचुअल 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है ये इससे कट हो जाएगा इन टोटलिटी हमें 20 आएगा तो यहाँ पर आ रहा है 20 a to the power 3 b to the power 3 अब आपको इनको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। 6C4 याद रखिए 6C4 6C2 के बराबर होगा। ये होता है बराबर a रेज़ पावर 2 b b4 इस तरीके से जो 6C5 होता है ये 6C1 के बराबर होता है। 6C1 की ये 6 होगा a रेज़ पावर 1 b रेज़ पावर 5 और जो 6C6 होता है ये 6C0 के बराबर होता है प्लस b टू द पावर 6 और ये इसकी एक्सपेंशन है। ये एक एग्ज़ाम्पल है किसकी? बायनॉमियल एक्सपेंशन की। बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज की एक एग्जांपल है। साथ ही में हम साथ ही में एक फन जो रिजल्ट है वो यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली बाइनोमियल थ्योरम है उसको भी आप नोट डाउन कीजिए। वो क्या है? जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है रिगार्डिंग टू जो एनसीआर होता है ये बराबर होता है एनसी एन माइनस आर के। इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। एनसीआर होता है बराबर एन माइनस या NC n माइनस आर ये इजीली हम आप डेफिनेशन से भी देख सकते हैं। तो इसके बाद तो ये तो था बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अब क्या है? अब हमें पढ़नी है बाइनोमियल थ्योरम जो सेकंड पार्ट है इसमें बाइनोमियल थ्योरम ही पढ़नी है बाइनोमियल थ्योरम ही पढ़नी है बाइनोमियल थ्योरम फॉर हम लिखेंगे एनी इंडेक्स फॉर एनी इंडेक्स बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स तो हमें किसी भी इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम पढ़नी है। जब हम कोई भी इंडेक्स डिस्कस करते हैं कोई भी इंडेक्स में बाइनोमियल थ्योरम पर या बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है उस पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन पहले लगाई जाती है फिर इवैल्यूएशन की जाती है फॉर एनी इंटीग्रल इंडेक्स एन फिर इस पर क्या किया जाता है मतलब एक्सपैंड किया जाता है। वो क्या है पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वो क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो हमारे पास है पहले हम उसको देखेंगे वो क्या है? हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वो एक कुछ इस तरीके से था a प्लस बी टू द पावर n बाइनोमियल एक्सप्रेशन रेज़ पावर n जहाँ पर n अब कोई भी इंडेक्स है। ये कोई भी नेचुरल नंबर भी हो सकता है
ये रियल नंबर भी हो सकता है, ये रैशनल, इरैशनल कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? पहली जो रिस्ट्रिक्शन इस पर लगाई जाती है, जो a है इसको 1 के बराबर रखा जाता है। पहली रिस्ट्रिक्शन a 1 के बराबर रखा जाता है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन जो इस पर लगाई जाती है, वो क्या है? जो x का जो मैग्नीट्यूड है, वो लेस देन होना चाहिए 1। x का जो मैग्नीट्यूड है, वो लेस देन होना चाहिए 1। ये दो रिस्ट्रिक्शन जब इस पर लगाई जाती है, इन दो रिस्ट्रिक्शन से ये कन्वर्ट हो जाता है 1 प्लस एक्स रेज पावर n में। जहां पर x पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है x का, ये हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू x का 1 से छोटा होना चाहिए। इवन -1 इंक्लूड हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर ये नहीं हो सकता। अगर हम प्रिसाइजली कहें, प्रिसाइजली ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्योंकि उस वक्त ये 0 के बराबर होगा, वो भी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड लेस देन 1। ये होती है इसकी एक्सपेंशन। या आप सिंपली इसको याद रखेंगे कि जो न्यूमेरिकली जो वैल्यू होता है x का, वो होना चाहिए लेस देन 1। इसमें फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स इस्तेमाल होगी। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती है बाइनोमियल एक्सप्रेशन पर पहले। लेकिन जब हम बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव या इंटीग्रल इंडेक्स फॉर एनी इंटीग्रल इंडेक्स के लिए पढ़ते हैं, फॉर एनी इंडेक्स के लिए पढ़ते हैं, उस वक्त बाइनोमियल थ्योरम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। वो क्या रिस्ट्रिक्शंस है? जो a है वो 1 के बराबर रखा जाता है, पहली रिस्ट्रिक्शन। दूसरी रिस्ट्रिक्शन है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है x का, वो हमेशा छोटा होना चाहिए 1 से। तो इसके बाद तो हमारे पास क्या बचता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन? ये अब भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि दो टर्म्स इसमें अभी भी है और उसका पावर है। तो उस वक्त क्या कहती है? तो बाइनोमियल द द एबो थ्योरम द एबो थ्योरम देन यील्ड्स। तो एबो थ्योरम हमें फिर क्या देती है? तो ये कुछ इस तरीके से हमें रिजल्ट देती है। क्या है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n। किस तरीके से देती है? 1 प्लस बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि ये जो एक्सप्रेशन है किसके बराबर है? 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ओके, x टू द पावर x टू द पावर 2, x टू द पावर 2 यहाँ पर है। यहाँ पर सेम तरीका है। x का जो पावर है सेकंड टर्म का पावर, ये हमें अब इंक्रीज करना है 2। नेक्स्ट टर्म क्या आती है? n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial x to the power 3। ओके, चलिए चौथी टर्म भी लिख लेते हैं। n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 divided by 4 factorial x to the power 4। इसी तरीके से बढ़ते 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 हम आर्थ टर्म पर पहुंच जाएंगे, और वो किस तरीके से होगी? n-1 n-2 so on up to n-r+1 close divided by r factorial times x to the power r आ जाएगा। फिर साथ में ही फिर इसके साथ ही हम so on लिख लेंगे, और ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो इससे हमें क्या मालूम होता है? पहली चीज इससे हमें मालूम होती है कि जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंटीग्रल इंडेक्स है, जब ये n इंटीजर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं होता है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम इनफाइनाइट सीरीज होती है उस वक्त। सीरीज का मतलब सिंपली होता है जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं, तो उस वक्त क्या होती है? ये इनफाइनाइट सीरीज होती है। और हर एक टर्म क्या होती है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 2 एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइडेड 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। इसी तरीके से ये बढ़ती रहती है। ओके, ये इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये हमें एक इनफाइनाइट सीरीज देती है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, प्रोवाइडेड n पॉजिटिव इंटीजर के बराबर नहीं होगा। जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा,
तो उस वक़्त ये जो सीरीज़ है टर्मिनेट होती है और ये सीरीज़ बायनॉमियल एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स में ही रिड्यूस हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ज़्यादा जनरल है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हर किसी पर अप्लाई होता है किस रिस्पेक्ट में? जनरल ज़्यादा है ये किस रिस्पेक्ट में? n के रिस्पेक्ट में ज़्यादा जनरल है। x के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा जनरल नहीं है। क्यों? क्योंकि x पर रिस्ट्रिक्शन है कि x का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन जो ये एक्सप्रेशन है, x के लिहाज़ से ये ज़्यादा जनरल है, ये एक्सप्रेशन। क्योंकि x पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगी है यहाँ पर, इसीलिए इनको सेपरेटली डिस्कस किया जाता है। ये एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन, इसको आपको याद रखना है। तो फिर से इसको रिवाइज़ करते हैं। 1 प्लस x रेज़ पावर n, जहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंडेक्स हो सकता है, रियल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इरैशनल नंबर हो, तो किसके बराबर होता है? 1 प्लस nx प्लस n into n minus 1 by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 by 3 factorial x to the power 3 plus n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 times x to the power 4 by 4 factorial plus so on up to plus n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 so on up to n minus r plus 1 टाइम्स x टू द पावर r by r फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी के बराबर ये होता है। इस एक्सप्रेशन को याद रखना है। इसमें कोई ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की बात नहीं है, आप सिंपली पैटर्न को फ़ॉलो करना है। पैटर्न को किस तरीके से फ़ॉलो करना है? विद ईच टर्म पावर को इंक्रीज़ करना है, फैक्टोरियल को इंक्रीज़ करना है और फैक्टर को जो एक फैक्टर है n-2 है, n-3 इसको इंट्रोड्यूस करना है। n-1 के बाद n-2 आ गया, इसको इंट्रोड्यूस करना है, n-2 के बाद n-3 आ गया, इसको इंट्रोड्यूस करना है नेक्स्ट टर्म में। तो चलिए इसको हम इवैल्यूएट करते हैं किसी एक नंबर पर, मतलब एक एग्जांपल जो एक्सपेंशंस इस्तेमाल होती हैं। चलिए हम 1 प्लस x रेज़ पावर -1 की जो एक्सपेंशन है ये हम लिखेंगे। इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? तो पहला आएगा 1 प्लस यहाँ पर -1 के बजाय 1 है, x आएगा, प्लस आएगा यहाँ पर -1, -1, -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आएगा -1, -1, -1, -1, -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x टू द पावर 3। मैं सिंपली n की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। इसी तरीके से ऑनवर्ड्स प्रोसीड होगा। तो अगर हम इसको फिर फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स, ओके। यहाँ पर आएगा प्लस 1, जब हम इनसाइड ले आएंगे आएगा 1 इंटू 2, -1 इंटू -2 वो आ जाएगा +2, वो 2 के साथ कैंसिल होगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। इसमें आएगा 1 -1 इंटू -2 इंटू -3, -1 इंटू -2 इंटू -3 वो हो जाएगा -3 फैक्टोरियल, सो 3 फैक्टोरियल कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा -x³ इसी तरीके से बढ़ते x टू द पावर 4 -x टू द पावर 5 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये इसकी एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, तो इसी तरीके से हम एक और एक्सपेंशन लिखेंगे 1 प्लस x माइनस 2, अगर कभी एक्सपेंड करना पड़े तो किस तरीके से 1 प्लस -2x प्लस -2 लिखेंगे, साथ में -2 -1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे साथ में x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल साथ में रखेंगे प्लस -2 लिखेंगे, यहाँ पर -2 -1 आएगा, यहाँ पर -2 -2 आएगा, यहाँ पर x³ बाय 3 फैक्टोरियल आएगा प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक ये एक्सटेंड होता जाएगा। तो हम नोटिस क्या करेंगे, ये आएगा 1 माइनस 2x, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये आएगा प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3 इंटू क्या आएगा 4, 2 इंटू 3 6, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा -4x³। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा 5x रेज़ पावर 4 और इसी तरीके से एक्सपैंड होता जाएगा अप टू इंफिनिटी। तो ये भी एक एक्सपेंशन आएगी किसकी? ये एक और बाइनोमियल एक्सपेंशन है, एग्जांपल है बाइनोमियल एक्सपेंशन की।
तो आई होप कि जो ये बायनॉमियल एक्सपेंशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन बाय बाय।